गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सम्यक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। तो चलिए, करंट अफेयर सितंबर का आज से शुरू हो रहा है। तो आप सब लोग तैयार हैं? जुट जाइए हमारे साथ। और ये जो क्लास है वो आप जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए। आप अपने स्टेटस पर लगा सकते हैं, आपके कुछ ग्रुप्स हैं फ्रेंड्स के या कॉमन ग्रुप स्टडी जहाँ पर आप करते हैं वहाँ पर इस क्लास को आप शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस क्लास को पहुँचा सकते हैं, जिससे कि आपको भी फ़ायदा हो और उन्हें भी फ़ायदा हो। ठीक है? तो चलिए जुट जाइए हमारे साथ। हमने कहा कि हम नवंबर का और अक्टूबर का जो करंट अफेयर है सारा टॉपिक वाइज़, थीम वाइज़ कंप्लीट कर लिए हैं। उसकी जितनी भी पैनल पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर, जो सम्यक का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप प्लीज़ उसको अपलोड कर ले मतलब उसको सॉरी डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको 1-2 बार और आप उसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी के साथ जो संडे हम देते हैं आपको फ्री, उस संडे में आप जो भी अब तक की क्लास होती हैं उन सारी क्लासेस को आप रिवाइज कर सकते हैं। तो विनीत जी, लच्छू कुमारी जी, लखन जी, कन्हैया जी, गिरधारी जी, सबको बहुत बहुत सारा गुड मॉर्निंग। राजेश जी, दलपत जी, सभी को बहुत सारा गुड मॉर्निंग और सुप्रभात और बहुत सारा प्यार। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये क्लास और क्लासेस कब होंगी ये बताएं प्लीज, गाइड मी मैम। क्या मतलब क्लासेस तो चल रही है अभी, सितंबर का आज से हम शुरू कर रहे हैं। इसके टॉपिक्स जो है वो आपको थंबनेल में मिल गए होंगे कि क्या-क्या टॉपिक आज हम लेने वाले हैं। तो चलिए, एक बहुत ही प्यारे से, वैसे बहुत सारे विद्यार्थी अभी जुड़े या नहीं जुड़े हैं? अभी जुड़ रहे हैं, अभी जुड़े नहीं हैं। तो प्लीज़ जितना जल्दी हो उतने जल्दी जुड़ते जाइए। हाँ जी, जुड़ गए, बहुत बढ़िया। और भी जुड़ जाइए। तो इस मोटिवेशनल कोट के साथ आज की क्लास हम शुरू करेंगे। इस मोटिवेशनल कोट के साथ आज की क्लास शुरू करेंगे कि कुछ साल सुखों को त्यागना पड़ेगा। कुछ साल सुखों को ताक पर रखना पड़ेगा या त्यागना पड़ेगा। इसी के साथ चलो मेरे दिमाग से निकल गया, दोबारा बोलते हैं ना। कुछ साल सुखों को ताक पर रखना पड़ेगा, कुछ साल सुखों को ताक पर रखना पड़ेगा, खुद को खुद की औकात पर रखना पड़ेगा। इतनी सर्दी में सुबह ये सर्दी हो सकता है कि आपको सुला दे, लेकिन खुद को किताबों पर, आपको किताबों पर पहरा रखना पड़ेगा। तो कुछ साल सुखों को ताक पर रखना पड़ेगा। ठीक है? चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हर युग में सबको अपना युद्ध लड़ना पड़ता है और समय के शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन राष्ट्रीय परिदृश्य से आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है? क्वेश्चन क्या है कि अभी आपको पता है 23वां विधि आयोग का गठन किया गया है, तो उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, बताइए। पहला कथन है यह एक वैधानिक आयोग है। दूसरा कथन है यह अवधि 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 यानी 3 वर्ष के लिए काम करेगा। 24-25, 25-26, 26-27, तो 3 वर्ष के लिए काम करेगा। बताएं कौन सा कथन सत्य है? दोनों ही सत्य हैं या एक भी सत्य नहीं है? जवाब दें। तो आपको याद होना चाहिए यह एक वैधानिक निकाय नहीं है, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि एक गैर सांविधिक निकाय जो है ये है। मैंने कहा एक गैर, है ना, संवैधानिक यदि मैं बात करूं तो ये गैर संवैधानिक निकाय है। कार्यकारी निकाय से बोल सकते हैं, ये एक कार्यकारी निकाय है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यदि हम, है ना, पहली बात और दूसरी बात यदि हम करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि 23वां जो विधि आयोग बना है उसकी अवधि बिल्कुल सही है, 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक, यानी 3 वर्ष के लिए होगी। याद रखना, पहला जो हमारा विधि आयोग आया था वो कब आया था? पहला विधि आयोग हमारा 1955 में आया है। और अब तक हम जो है कितने विधिक आयोग, 22 गठित कर चुके हैं और 23वां भी हमने गठित कर लिया। तो केवल जो दूसरा है वो सही है, पहला सही नहीं है। कल्पेश जी ने, गिरधारी जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। तो थोड़ा सा इसके बारे में और राउंड में देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है। तो इसका गठन किसने किया है? राष्ट्रपति जी ने इसका गठन किया है। पहली बात, ये कब से कब तक है? ये 2024 से 31 अगस्त 2027 तक रहेगा, यानी 3 वर्ष के लिए रहेगा। अब इस
आयोग की संरचना देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले तो इसमें पूर्णकालिक एक सदस्य रहेंगे, एक पूर्णकालिक इसमें अध्यक्ष रहेंगे, 4 इसमें पूर्णकालिक सदस्य रहेंगे, सचिव रहेंगे जो कि विधि कार्य विभाग के होंगे, वो पदेन सदस्य के रूप में रहेंगे। इसी के साथ जो विधायी विभाग के होंगे वो पदेन सदस्य के रूप में रहेंगे। ठीक है, 5 से अधिक अंशकालिक सदस्य जो है वो इसमें रहेंगे। तो अगर पूछ लिया जाए तो बस 2 चीजें तो एटलीस्ट याद रखना कि इसमें एक तो अध्यक्ष होते हैं, दूसरा इसमें 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका कार्य क्या करता है, हमें पता है कि किन कानूनों की समीक्षा करनी है, सुधार करना है, उसके लिए काम करता है, और ये एक कार्यकारी गैर संवैधानिक निकाय है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो कन्हैया बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर आप, इकोनॉमिक्स अब बिल्कुल करा देंगे सर इसके, बिल्कुल बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक इसके अपलोड हो जाएंगे सर, चिंता मत करिए, नेक्स्ट वीक। ठीक है हाँ जी, रोज इसी समय होती है, सुबह 8:30 बजे हमारी क्लास जो है वो शुरू हो जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा अभी जुड़े नहीं हैं आप लोग, और भी बच्चे जुड़िए, जवाब दीजिए। हाल ही में लॉन्च किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जो ध्वज है उस पर अंकित यतो धर्मस्तो जय श्लोक जो है वो किससे लिया गया है? आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का जो ध्वज होता है उस पर अभी क्या हुआ है, मतलब एक स्टेटमेंट जो है वो अभी आने लगा। ये स्टेटमेंट है यतो धर्मस्तो जय। बहुत सारे लोगों ने अपना स्टेटस भी ये लगाते हैं, है ना, बहुत अच्छा लगता है ना। ठीक है, जहाँ सत्य है वहीं क्या होती है, जहाँ धर्म है वहीं विजय है, धर्म की ही विजय होती है, इसका मतलब यही होता है। ये कहाँ से लिया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रामचरितमानस के अरण्य कांड से लिया गया है, महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है, गीता के कर्मयोग से लिया गया है, या ऋग्वेद के नवे मंडल से लिया गया है? आंसर करिए। नहीं जी, उलझ गए हो आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा। विनीत जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, महाभारत के 20 भीष्म जो पर्व है उससे ये लिया गया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपके लिए बन सकता है। ब्लेजर गेमर बहुत गुड मॉर्निंग, और भी क्लास को शेयर कीजिए। तो 1 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का हमें पता है कि क्या किया गया था, अनावरण किया गया था। ठीक है, इस ध्वज पर संस्कृत में श्लोक लगा हुआ है, ये किसमें, संस्कृत में, जिसका मतलब है जहाँ धर्म है वहीं पर क्या है, विजय है। याद रखना, इसे महाभारत के भीष्म पर्व पे अध्याय 21 से लिया गया है, श्लोक नंबर 11वां ये है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कविशा जी, गुड मॉर्निंग। चलिए 2 क्वेश्चन राष्ट्रीय परिदृश्य से थे, अब हम कुछ आर्थिक परिदृश्य के क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। ओके, आप रोज क्लास लेते हो, लेनी ही चाहिए सर, अगर आरएएस प्रीलिम्स दे रहे हैं आप तो आपको क्लास लेनी है ना, छोड़नी नहीं है। चलिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। एनपीएस वात्सल्य योजना आई है, किसकी? केंद्र सरकार ने एक योजना लेकर आई है, एनपीएस वात्सल्य योजना। उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन, योजनाओं से क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, प्रत्येक क्लास मतलब प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है। चाहे आप आरएएस की परीक्षा दे रहे हो, आरएसएमएसएसबी की परीक्षा दे रहे हो, आप रीट दे रहे हो, पटवार दे रहे हो, ईयू दे रहे हो, अध्यापक पात्रता दे रहे हो, क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल, हाँ तो गलत पूछा है। यह योजना 18 सितंबर 2024 को शुरू हुई, बिल्कुल सही है। ये योजना 18 सितंबर 2024 को शुरू हुई थी। इसके तहत माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए पेंशन खातों में निवेश कर सकते हैं, माता पिता कर सकते हैं। इसलिए वात्सल्य, इसको अपन किस तरीके से याद करें कि ये बात कर रहा है कि वात्सल्य योजना है। वात्सल्य मतलब एनपीएस हमें पता है पेंशन के लिए होता है, लेकिन वात्सल्य की बात कर रहा है, इसका मतलब माता पिता अपने बच्चों के पेंशन खाते में डालेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया मोहित जी ने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस हेतु खाता खोलने के लिए न्यूनतम योगदान 10,000 आवश्यक है। बिल्कुल गलत है, न्यूनतम योगदान 1,000 आवश्यक है। तो आज मेरे बच्चे ना पढ़ कर आए हैं, शुक्रिया, ऐसे ही पढ़ना है ना। यह योजना पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के तहत चलाई जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसने गलत आंसर पूछा था कि कौन सा गलत है, तो सी इसका सही आंसर है, सी गलत है। बड़ा बढ़िया आंसर दिया है आपने। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि एनपीएस वात्सल्य योजना, देखिए बच्चों की फोटो लग रही है। शुभारंभ किया है इसका माननीय केंद्रीय वित्त एवं कोऑपरेट जो कार्य मंत्री हैं उनके द्वारा। ये 18 सितंबर 2024 को किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ आगे यदि इसके बारे में देखें तो ये योजना 18 सितंबर 2024 को आई, बच्चों के लिए बचत योजना है। इस योजना
में पहले से जो मौजूद राष्ट्रीय पेंशन योजना जो थी उसी को विस्तार, इसी को नेशनल पेंशन सिस्टम, इसलिए इसको एनपीएस कहते हैं। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, पी मतलब पेंशन, एस मतलब स्कीम मतलब योजना। तो हमें पता है कि ये एनपीएस बात्सल्य है, नहीं, एनपीएस का ही एक विस्तार है। अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको सही करके आएंगे। जय श्री कृष्णा टारगेट जी। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले इसके प्रमुख बिंदु हम देखें तो इसमें नाबालिग बच्चे, नाबालिग मतलब जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है, जिनकी आयु क्या है 18 वर्ष से कम है, ऐसे बच्चों को के पेंशन खाते खोले जाएंगे। और खाता खोलने के लिए न्यूनतम योगदान उन्होंने कहा है कि 1000 का होना चाहिए। यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा गया था, इसको हमने देखा। और इसको कौन चला रहा है? PFRDA। देखिए अभी हमने फोटो में भी देखा था, इसको कौन चला रहा है? PFRDA चलाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपन ने देख लिया, तो ये भी एक बहुत अच्छा, इसलिए फोटो भी देख रहे हैं तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। बायो राइड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, और बच्चे जुड़े अभी जुड़े नहीं हैं। बायो राइड योजना बड़ी अच्छी योजना है ये, यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना आपकी है, हालांकि इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग की 2 अम्ब्रेला योजनाओं को इसमें विलय किया गया। अम्ब्रेला योजना मतलब इसकी 2 जो प्रमुख योजनाएं थी उनको इसमें विलय किया गया है। प्लस बायो राइड योजना में एक नया घटक बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री शामिल किया गया है। तो ये क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सही आंसर दे रहे हैं, और भी बच्चे हमसे जुड़े हैं। बिल्कुल सही, पहला और दूसरा दोनों ही कथन इसमें सत्य हैं, बिल्कुल सही। बायो राइड योजना की यदि मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत 2 प्रमुख योजनाएं मिलाई गई हैं, ठीक है, किसके? जैव प्रौद्योगिकी विभाग की। और इसका इसमें 2 नए घटक भी जोड़ गए, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि ये जो हमारे यहाँ जो एक तरीके से बायोटेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो उससे रिलेटेड है। ये 18 सितंबर 2024 को जो है इसके बारे में बात की गई थी। कुल इसका जो बजट, ये जो योजना आई है, याद रखना एक एक कथन इसमें इंपॉर्टेंट है, कथन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका कुल बजट है 9197 करोड़ का बजट, और ये बेसिकली आपकी बायो उद्यमिता जो है, बायोटेक्नोलॉजी को जो है ये क्या देता है? बढ़ावा देता है। अभी आप वैसे भी देख लो, वर्तमान में बायोटेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार जो है बायोटेक्नोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं। ये जो है ये विकास और अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए बेसिकली बायो राइड योजना जो है वो आई है। तो हमने देखी कि जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है उसकी 2 अम्ब्रेला योजनाएं कौन कौन सी हैं, है ना, उन योजनाओं को मिलाकर जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार एवं उद्यमिता विकास योजना में मिलाकर इसको तैयार किया गया। और इसमें 2 नए घटक बायो फाउंड्री और बायो मैन्युफैक्चरिंग को शामिल किया गया है कि अब हम जो है इनके ऊपर क्या करेंगे? काम करेंगे। चलिए एक और योजना आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, जवाब दें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एसटी एससी से लेकर, विशेषतः एसटी से लेकर, है ना, जो हमारी ट्राइब्स होती हैं, ट्राइबल्स होती हैं, वहाँ से आरपीएससी बहुत सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछती है अगर उनके लिए कुछ किया गया है तो, क्योंकि ज़्यादातर योजना उनको ध्यान में रख कर लॉन्च की जाती है। और राजस्थान, जहाँ पर यदि हम बात करें जनजातियों की, तो बहुत एक मतलब काफ़ी सारी योजनाएं जो है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इंपॉर्टेंट है, तो वो हमें ध्यान रखनी है। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना को पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है, पहला कथन। दूसरा, इसका उद्देश्य है आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। हाँ जी, ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने पहले भी बात करी थी इसकी। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जवाब दें। इसमें याद रखना दोनों कथन सत्य नहीं है, केवल बी इसमें सत्य है, क्योंकि ये केवल केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित नहीं है। केंद्र और राज्य दोनों जो हैं इसके लिए काम करेंगे। खा गए ना गच्चा, यही तो हम कहते हैं भाई। इसी चीज का तो हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी आप पढ़ो ना तो इन प्रमुख चीजों का जो है वो आप ध्यान रखो कि कोई भी इस तरीके की गलती जो है वो आपसे ना हो जाए। देखिए, जब हम इसकी बात करते हैं प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की, तो ये कब आया है? 18 सितंबर 2024 को, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है कि जो आकांक्षी जिले हैं उनमें जनजाति बहुल जो गांव हैं और उन जनजातीय गांवों का क्या करना? विकास करना, पूर्ण कवरेज जो है वो
है ना? आपकी टेक्निकल टीम को बोलो ना ऐड बहुत अच्छा, ओके ठीक है। इसमें 63,000 से अधिक गाँव को शामिल किया जाएगा, जिससे कि ये डेटा याद रखना है, इसमें कितने 63,000 से अधिक गाँव शामिल किए जा रहे हैं, 63,000 से अधिक गाँव इसमें शामिल किए जाएँगे। याद रखना बहुत ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि भई प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना जो चलाई जा रही है या उसकी जो शुरुआत की गई, उसमें कितने गाँव को शामिल किया गया है, कितने जनजातीय गाँवों को शामिल किया गया है, ठीक है? उसके बाद इस योजना का कुल व्यय जो होगा, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो कितना है 79,156, याद रखना। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कथन में आ रहा है आपका, इसमें कितने मंत्रालय हैं, कितने मंत्रालय इसके लिए काम करेंगे, तो याद रखना 17 मंत्रालय इसके लिए काम करने वाले हैं, 17 मंत्रालय। तो 3-4 चीजें हमने देख ली। पहली तो जो मैंने बात की आपसे कि ये योजना जो है केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा इसके लिए पैसा दिया जाएगा, पहली बात। इसमें 63,000 गाँव आ रहे हैं, दूसरी बात। तीसरी, इसके अंतर्गत जो बजट होगा वो 79,000 के आसपास होगा और इसमें 17 मंत्रालय हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके कथन में या किसी भी तरीके से, अब इस क्वेश्चन से मुझे लगता है या इस योजना से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप सही करके आएँगे, ठीक है? तो इस योजना का कुल बजट हमें पता है कि 79,156 है। उसमें याद रखना कि केंद्र सरकार 56,333 करोड़ देने वाली है और राज्यों का हिस्सा जो रहेगा, विभिन्न राज्यों का हिस्सा जो रहेगा, वो 22,823 करोड़ रुपए का रहेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। आपको याद रखना है, केवल ये केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित नहीं है। इस तरीके की चीज़ें आप सदैव याद रखेंगे जब भी क्वेश्चन में पूछी जाएँगी, ठीक है? उसका उद्देश्य वही है, आदिवासी बहुल गाँव और आकांक्षी जिलों में 100% आदिवासी परिवारों को कवरेज करना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना। याद रखना, ये योजना 30 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के सभी आदिवासी बहुल गांवों में फैले 500, ये डेटा याद रखना है। कितने राज्य हैं? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 30, ठीक है? उसके बाद यदि हम जिलों की बात करें तो 500 है ना, 549 है ना, जिले हैं इसमें और 2,740 ब्लॉक हैं। तो एटलीस्ट कम से कम आप जिले और गांव तो याद रखो कि 63,000 गांव और 549 जो है वो इसमें जिले कवरेज किए जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 25 मिशन कार्यक्रम तो पता ही है, लेकिन ये 17 मंत्रालयों के द्वारा चलाई जा रही है, ये भी इंपॉर्टेंट। अब इसका एक एक फैक्ट जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब 60-40 एग्जैक्ट तो नहीं है, अगर इसको 70 के आसपास है, ये 70-71 और उसके आसपास पूरा जो इन्होंने बजट दिया है ऐसे है, पर इसको 60-40 हम कह सकते हैं, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन जवाब दें। एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको आंसर करना है इसका, है ना? अभी हमारे साथ जो है, आप इस क्लास को देखो, जितना ज़्यादा हो सके ना प्लीज़ क्लास को शेयर कीजिए। अभी क्लास जो है शेयर हुई नहीं है शायद, ठीक है? अभी जितना हो सकता है इस क्लास को आप शेयर करने की कोशिश करें। अभी हमारे पास बहुत बच्चे जो हैं वो अभी जुड़े नहीं हैं। चलिए, केंद्र सरकार ने 11 सितंबर 2024 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बड़ी इंपॉर्टेंट, आपके प्रीलिम्स में 2 बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, आपकी प्रीलिम्स में 2 बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? 2023 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था और अध्यापक पात्रता परीक्षा में भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ना, APPMJAY है ना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत किस आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज की मंजूरी दी जाएगी? बहुत सारे विद्यार्थियों ने, रचना जी ने, आकाश ने, सजल ने, गिरधारी जी ने बहुत बढ़िया आंसर। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो होंगे उनको 5 लाख का अतिरिक्त कवरेज दिया जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ गया, मतलब पढ़ के आए हैं, है ना? बहुत बढ़िया। तो चलिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा कि 11 सितंबर को इसका और विस्तार किया और ये कहा कि जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक है उनको हम और स्वास्थ्य का कवरेज देंगे और 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त कवर जो है इसमें दिया जाएगा। हालांकि ये योजना जो है वो 23 सितंबर 2018 को रांची से इसको लॉन्च किया गया था। बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इसके संदर्भ में हम इससे पहले जो हमारी राज्य सरकार थी, उन्होंने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की थी, चिरंजीवी कार्ड बनाए थे जो कि इसी की तरह थे। हालांकि अब उसमें थोड़े चेंजेस आ गए हैं, गवर्नमेंट भी चेंज हो गई है, तो संभव है आपसे कि आरोग्य जो आयुष्मान भारत आपकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, यहाँ में यदि कुछ भी चेंजेस है तो क्वेश्चन पूछा जाए आपसे। चलिए एक और क्वेश्चन, यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ना, एक तो एनपीएस अपन ने देखा था, नेशनल पेंशन स्कीम, एक ये है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं,
ठीक है? तो 2 पेंशन स्कीम, हालाँकि पेंशन स्कीम को बंद जो है वो कर दिया गया था, लेकिन अभी जो है यूपीएस के ऊपर अपन काम कर रहे हैं ना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इस योजना की सिफारिश टीपी सोमनाथ समिति के द्वारा की गई थी और ये कहा गया है कि ये योजना जो है 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। बताएँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे विद्यार्थी जो हमसे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही, केवल एक सही है, क्योंकि याद रखना 1 जनवरी 2025 से नहीं, बल्कि ये 1 अक्टूबर 2024 से जो है वो शुरू होने वाली है। इसलिए ये बिल्कुल ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस, बिल्कुल नेशनल पेंशन स्कीम का मिक्सिंग है ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब मैं इतनी सारी, बहुत बिल्कुल सही, तो सही आंसर इसका केवल पहला जो है इसमें सही है, क्योंकि सही विकल्प पूछा है, दोनों सही नहीं है। याद रखना 1 जनवरी 2025 से ये योजना लागू नहीं होने वाली, 1 अक्टूबर 2024 से होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए, ये जो स्कीम है यूपीएस, उसको मंजूरी मिल गई है और ये योजना 1 अक्टूबर नहीं, 1 अप्रैल 2025 से जो है वो प्रभावी होगी। सॉरी, इसमें याद रखना 1 अप्रैल 2025 है जहां से ये प्रभावी हो रही है। इसमें 25 वर्ष की जो न्यूनतम सेवा है उसके लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त जो औसत मूल वेतन होगा उसका 50% सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब यदि आपने, मान लीजिए अभी आप तैयारी कर रहे हैं आरएएस की या पीएसआई की, आप सेलेक्ट हो गए, उसके बाद अपने 25 साल तक यदि नौकरी कर ली, तो ऐसी स्थिति में जब आप सेवानिवृत्ति से पहले ही, आप उसके 12 महीने से पहले ही आप क्या हो जाएंगे, मतलब आपकी जो भी आपका मूल वेतन बन रहा होगा, मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए का मूल वेतन बन रहा है, तो उसका 50% आपको पेंशन दी जाएगी, 50,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। लेकिन उसकी जरूरी क्या है कि आपकी सेवा को 25 वर्ष हो जानी चाहिए, है ना। आपको एसडीएम बने, मतलब आपको आरएस में सेलेक्ट हुए या आपको पीएसआई में सेलेक्ट हुए, 25 वर्ष हो जाने चाहिए। तो पहला तो इसमें ये कहा गया है। दूसरा, इसमें यह कहा गया है कि यदि पेंशन धारक जो कर्मचारी है उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसके परिवार को कर्मचारी की पेंशन का 60% पेंशन जो है वो मिलेगी। मतलब उसको मान लो 50,000 रुपए मिल रहे हैं, तो 50,000 का 60% पैसा, मतलब पूरा 50,000 नहीं मिलेगा, 50,000 का 60%, जैसे 50,000 का 50% तो होता है 25, तो लगभग 30,000, 31,000 रुपए जो है उसको पेंशन के रूप में मिलेंगे उसके घर वालों को। ठीक है, चलिए, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 प्रति माह सुनिश्चित मिनिमम पेंशन मिलेगी। यानी आपने, मान लीजिए आपको पीएसआई में सेलेक्ट हुए या आरएएस में सेलेक्ट हुए या अध्यापक में सेलेक्ट हुए, आपको 10 साल हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में 10 साल होने की स्थिति में आपको कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन तो दी जाएगी यूपीएस के तहत। समझ में आया मेरी बात? तो मैंने कहा ये जो यूपीएस यानी जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू हो रही है, वो हो रही है आपकी 1 अप्रैल 2025 से। जो भी उसके बाद सेलेक्ट होंगे वो इस योजना का लाभ ले पाएंगे। ठीक है, इसमें ये कि किसी की मतलब 25 वर्ष से अधिक हो गए यदि किसी की सेवा को, मान लीजिए आपको अध्यापक बने 25 वर्ष हो गए, अब आपने सोचा कि नहीं अब मुझे रिटायरमेंट लेना है, तो ले लो, आपका जो भी मूल वेतन बन रहा होगा उसका 50% पैसा आपको मिल जाएगा, पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। इसके साथ यदि आपको लगा 10 वर्ष बाद ही आपको ऐसा लगने लग गया कि 10 साल हो गए मेरी नौकरी को, अभी मुझे रिटायर होना है, मुझे नौकरी नहीं करनी, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है वो 10,000 रुपए मिनिमम पेंशन प्राप्त होगी। ये याद रखना, ये तीनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, एक और योजना आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, डिजिटल कृषि मिशन आया है। आपको पता है कि आपका कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र से संबंधित मुद्दे, ये आपके मतलब इकोनॉमिक्स के किस में है, इकोनॉमिक्स के सिलेबस में है। तो यहाँ से क्वेश्चन कृषि से रिलेटेड है। डिजिटल कृषि मिशन के आधारभूत स्तंभों में किस किस को शामिल किया गया है? एग्री स्टैक को शामिल किया गया है, कृषि विज्ञान केंद्रों का सुदृढ़ीकरण इसे शामिल किया गया है, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली से शामिल किया गया है। तो अपने को याद रखना है, भैरव सिंह जी बहुत बढ़िया, अपने को याद रखना है कि एग्री स्टैक और कृषि निर्यात सहायता प्रणाली, इन दोनों को शामिल किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्रों के सुदृढ़ीकरण को इस डिजिटल कृषि मिशन में शामिल नहीं किया गया, याद रखना। केवल एग्री स्टैक को शामिल किया गया है, या कृषि के संबंध में कोई निर्णय लेना है तो उसके लिए शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा पहला और तीसरा, डी इज द करेक्ट आंसर। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 सितंबर को किसानों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए 7 योजनाएं चलाई थी, जिसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट है हमारी राष्ट्रीय कृषि मिशन, और इसके 2 आधारभूत स्तंभ थे, एक तो एग्री स्टैक और कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। तो इसके 2 जो हमारे आधार स्तंभ हैं वो हमें याद रखने हैं, इनमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका तो मैं उम्मीद करती हूँ कि लगभग सभी विद्यार्थी इसका जवाब देंगे। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपसे कि सभी विद्यार्थी जो हैं इसका जवाब देने वाले हैं, है ना? मैक्सिमम बच्चा जो है इसका जवाब देगा जल्दी से। अगर किसी ने नहीं दिया ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा फिर। भारत के किस राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर ग्रिट बनाया है? ग्रिट की स्थापना करी है। ग्रिट, GRIT, ग्रिट की स्थापना करी है। नीति आयोग हमें पता है ना? नीति आयोग आपको पता है योजना आयोग की जगह हम लाए थे, 2015 में हम लाए। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया हम लेकर आए हैं। इसके थिंक टैंक की तरह कार्य करता है, ठीक है? ये इसके इसके जो प्रमुख होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लखन जी, काव्या, माया, त्रिलोक जी, दीपिका जी, बहुत बढ़िया। गुजरात, वैसे भी जी से हम समझ गए होंगे ये क्या है, किसकी बात हो रही है? गुजरात की। बहुत बढ़िया। तो गुजरात, हालांकि पता है तुम्हें राजस्थान में भी चल रहा है कि नीति आयोग की तर्ज पर हम राजस्थान में भी लेकर आएंगे। ऐसा कुछ आना चाहिए जहाँ पर बहुत ज्यादा जो इकोनॉमिक्स को समझने वाले लोग कि इस हमारी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसे लोग जहां पर बैठे हों, निर्णय ले सकते हों और जिनके निर्णयों को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी भी बात कही जा रही है। तो 10 सितंबर 2024 को जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल जी, उनकी अध्यक्षता में गुजरात में गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की स्थापना की गई है। ये संस्था नीति आयोग की तर्ज पर ही क्या करेगी? राज्य में नीति थिंक टैंक की तरह काम करने वाली है। याद रखना, इसके भी नीति आयोग के कौन होते हैं? PM होते हैं। तो इसके कौन होते हैं? CM होंगे, ठीक है? इसमें वित्त मंत्री जो होंगे वो इसके उपाध्यक्ष होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि राजस्थान में भी जो ढांचा बन रहा है लगभग वैसा ही हो रहा है। बिल्कुल, गुजरात इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। इसमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग मंत्री इसके सदस्य होंगे, ठीक है? ग्रिड के दैनिक कार्यों के लिए 10 कार्यकारी सदस्य भी समिति जो होगी वो भी इसके लिए काम करेगी। बिल्कुल रीति, बिल्कुल बहुत रीति आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। करेंगे इसके लिए भी काम, है ना? पर एक्चुअली इसके लिए बहुत ज्यादा अभी इसका पूरा स्ट्रक्चर हमारे सामने नहीं आया, तो इसलिए इसके बारे में अभी अपन डिस्कशन नहीं किया है। चलो, एक और क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं जुड़े और रिप्लाई करें, उत्तर देवें। PM ई ड्राइव योजना, PM ई ड्राइव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए गए, बताएं जी कौन सा आंसर जो है वो सही है। ऑडियो इश्यू हो रहा है कुछ, प्लीज देख लें आप। इस योजना का पूरा नाम है PM इलेक्ट्रिक डिवाइस ड्राइव रेवोल्यूशन इनिशिएटिव फॉर व्हीकल इफिशिएंसी। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि PM ई ड्राइव, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो गिरधारी जी आप फिर गलत कर गए, नहीं सही कर गए। इसका उद्देश्य है देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना, मतलब इलेक्ट्रिक EV व्हीकल। वैसे भी आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं कि भाई जितने भी हमारा मतलब पोल्यूशन को रोकने के लिए EV व्हीकल पर आए, लेकिन EV व्हीकल की सबसे ज्यादा परेशानी है कि EV व्हीकल अभी महंगे बहुत है, क्योंकि बैटरी बहुत महंगी आती है। तो सरकार हालांकि EV व्हीकल के लिए बहुत सारी पॉलिसी बना रही है और बहुत सारी सब्सिडी भी दे रही है। इसी को ध्यान में रखकर जो है अभी PM ई ड्राइव लेकर आए, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो ई व्हीकल से जुड़े। ई व्हीकल से क्यों जुड़ना है हमें? ई व्हीकल से हमें क्यों जुड़ना है? सर आवाज में दिक्कत आ रही है शायद। ई व्हीकल से हमें क्यों जुड़ना है? ई व्हीकल से हमें जुड़ना है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि प्रदूषण जो, एक तो हमारी जो पेट्रोल डीजल पर हमारी जो निर्भरता है वो कम हो, क्योंकि हम मैक्सिमम अपनी उपभोग का सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल हम क्या करते हैं भाई, आयात करते हैं। तो उस पर हमारी एक तो मतलब जो निर्भरता है वो कम होनी चाहिए। और दूसरी हम ये चाह रहे हैं, हम ज्यादा नहीं बताऊंगी, दूसरा हम ये चाह रहे हैं कि जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से होने वाला जो प्रदूषण है उस पर हम कंट्रोल कर सकें, ठीक है? इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदारों को ई वाउचर जो है वो दिया जाएगा। तो याद रखना इसका आंसर केवल डी है। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि इसका अगर मैं पूरे नाम, इसका नाम की बात करूं तो ये है PM, है ना? PM ई ड्राइव, ई इलेक्ट्रॉनिक, डी मतलब ड्राइव, है ना? डी ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहेंसमेंट, ठीक है? तो ई ड्राइव की फुल फॉर्म क्या हुई? PM इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव
व्हीकल इन्हेंसमेंट, ये भी याद रखना। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में, सारा पीवाईक्यू एनालिसिस के आधार पर ये क्वेश्चंस रेडी किए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। प्लस हमें पता है कि 11 सितंबर को देश में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब जो एक तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल का आप उपयोग ज्यादा करें, उसके लिए इस उसको बढ़ावा देने के लिए इस योजना का कार्यान्वयन जो है भारी उद्योग मंत्रालय के प्रस्ताव पर लाया गया है। इस योजना में 2 साल की अवधि में कहा जा रहा है कि 10,900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और इसके अंतर्गत जो टू व्हीकल हैं, टू व्हीलर है, मतलब जैसे कि आपके स्कूटर, आपकी स्कूटी, आपकी बाइक, वो, या फिर थ्री व्हीलर्स होते हैं, दुपहिया तिपहिया वाहन, जैसे कि आपका आपका ऑटो होता है ये, ठीक है, और ई एम्बुलेंस, ई ट्रक, सब कुछ जो वाहन है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होने चाहिए, इसीलिए इसको पीएम ई ड्राइव कह रहे हैं। इलेक्ट्रिक, याद रखना, ड्राइव किसके लिए है? इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है, ठीक है। तो हमने इसको चला कौन रहा है? इसको भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, और इसमें ई वाउचर जो है वो दिए जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था ये, मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे जो हैं इसको समझ पाए होंगे, और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये भी आप समझ पाए होंगे। बिल्कुल, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 11 सितंबर 2024 को चरम मौसम और जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा एक पहल की गई है, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारा जो मौसम है, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल ना हमारे हमारे मोबाइल पर मैसेज आ जाता है। क्या मैसेज? कि 2 घंटे में यहाँ पर आंधी के साथ तूफान आने की संभावना है, आता है ना, कि भाई 3 घंटे में जो है वो जयपुर में बारिश होने की संभावना है ना, 4 घंटे में जो है वो, या आने वाले 2 घंटे में जो है वो आपका जो भी जिला है, टोंक, भरतपुर है, करौली, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, कहीं पर भी, तो वहां पर मैसेज आ जाता है कि भाई ये होने वाला है ना, आंधी अंधड़ के साथ हल्की बारिश होगी या भारी बारिश होगी, ओले गिरेंगे, सब कुछ। तो बेसिकली ऐसी इस प्रकार की जो जलवायु चुनौती हैं, उन चुनौतियों से लड़ने के लिए, भारत की क्षमता का विस्तार करने के लिए एक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एक पहल की है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही आंसर दिया। वो पहल क्या है? मिशन मौसम। मिशन मौसम, तो इसको आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि मौसम के लिए है, तो किसके लिए? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक पहल है, लेकिन किसकी? पृथ्वी विज्ञान की, ठीक है। तो ये 2 साल की पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? कि जो चरम मौसम मतलब जो डिफिकल्ट वाला मौसम होता है, डिफिकल्ट मौसम, पहले ही डरा देते हैं वैसे, अच्छा डिफिकल्ट, हाँ नहीं डराते नहीं है, ये तो हमें आगाह करते हैं। मान लो आप किसी शादी ब्याह पार्टी में जाने वाले हैं, कुछ भी तो आपको पता चल जाता है मौसम खराब हो सकता है, पहले ही इंतजाम कर लिया जाता है। कितनी बढ़िया बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है ना। तो चरम मौसम मतलब विपरीत मौसम एक तरीके से, और बहुत है ना, जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की क्षमता को बढ़ाएगा। इसके अंतर्गत 2000 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय के साथ जो है मंजूरी दी गई है, और इसको लागू करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है वो नोडल निकाय बना है। क्वेश्चन सीधे बन सकता है कि मिशन मौसम जो चलाया जाएगा, जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए आगाह करेगा, वो निम्न में से उसके लिए नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है? तो याद रखना, उसके लिए नोडल एजेंसी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को बनाया गया। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है वो हो सकता है, अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है वो हो सकता है। बड़े विद्यार्थी जुड़े हुए लेकिन ना उत्तर नहीं दे रहे। आप उत्तर दो, मैं सबका नाम लूंगी, मेरी गारंटी है। आप उत्तर दे दो एक बार। चलिए, पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र लाया गया है इस योजना के संदर्भ में। अच्छा, मैं कोशिश ये करती हूँ कथन में क्वेश्चन लाने का, मतलब सिर्फ ये होता है कि आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दी जाए, जिससे कि मुझे नहीं पता ना कि आरपीएससी किस इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछेगी। मैं ये चाहती हूँ कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो आपको दे दूं, जिससे कि आप जो है वहां पर आने वाली सभी प्रकार की क्वेश्चन की बारिश के लिए आप तैयार रहें। आपको ये पता हो कि भाई यहाँ से अगर इस टॉपिक में से या इस योजना से क्वेश्चन आ गया, किसी भी तरीके से बन जाए, मैं कर लूंगा। बस ये मेरा उद्देश्य है, इसीलिए कथन में ज्यादा क्वेश्चन है। तो पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र, आप अगर चाहेंगे तो मैं कुछ क्वेश्चन, देखिए हर जो क्लास में हम लगभग 7-8 क्वेश्चन बिल्कुल सीधे और इजी भी लेकर आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो आपको हार्ड भी रखने पड़ेंगे ना। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये योजना पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पीटीए को इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और संचालन में सहायता करने के लिए शुरू की गई है। बिल्कुल सही है कि पीएम ई बस सेवा जो आपकी भुगतान सुरक्षा तंत्र है,
योजना उसके संदर्भ में है, बिल्कुल सही है। इस योजना का क्रियान्वयन सड़क परिवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। हाँ जी, जवाब दें। अभी जवाब जो है वो नहीं आए हैं हमारे पास, अभी जवाब नहीं आए हैं। बिल्कुल जवाब आने चाहिए, बहुत सारे। मैं कह रही हूँ ना, मैं नाम लूंगी, आप तो बस जवाब दे दो। संजय जी बोल रहे हैं केवल एक। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया है। एक बोल रहे हैं एमएचआई द्वारा। अरे वाह 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 वाह, केवल एक जो है इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है गिरधारी ब्लेजर। हाँ, माया जी, रवि जी, अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये योजना जो है 11 सितंबर को मंजूर की गई। बिल्कुल, ये योजना जो है भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा चलाई गई। जो अभी हमने पीएम ड्राइव देखी थी, याद है? पीएम ड्राइव देखा है अभी हमने? ठीक है, देखो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पीएम ड्राइव योजना देखी थी। तो पीएम ड्राइव योजना को भी कौन चला रही है? भारी उद्योग मंत्रालय। और पीएम ड्राइव जो आपका इनिशिएटिव है, योजना है, ये भी किससे रिलेटेड है? आपको पता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। इसमें भी 3 व्हीलर 2 व्हीलर की बात की जा रही है। तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड अगर कोई योजना चलाई जा रही होगी तो किससे रिलेटेड होगी? वो भारी उद्योग मंत्रालय से रिलेटेड होगी। तो इसलिए अगर उसने कह दिया है कि सड़क परिवहन और परिवहन मंत्रालय, क्योंकि लग रहा है हमें ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बात हो रही है, तो हो सकता है, लेकिन ये कथन आपका गलत है, ये कथन सत्य नहीं है। अब आप कोरिलेट करके उत्तर दे पाएंगे अच्छे से? कोरिलेट करके इसमें क्वेश्चन दे पाएंगे? इसका उद्देश्य है पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और संचालन में सहायता करना। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो यही है। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं सारे, वो क्वेश्चन आपके बेसिकली, ये जो क्वेश्चन है आपकी ई व्हीलर पॉलिसी वगैरह सारी इकोनॉमिक सर्वे जो होती है बेसिकली उसमें दी जाते हैं। तो जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है, आपको पता है सेवा क्षेत्र का है, तो सेवा क्षेत्र से रिलेटेड यदि कोई योजना चल रही है तो इकोनॉमिक्स की सेवा क्षेत्र की योजना हो गई वो। तो इसलिए इसको हम आर्थिक परिदृश्य में जो है वो पढ़ रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि हम आर्थिक परिदृश्य में जो जो चीजें पढ़ रहे हैं, तो सारी योजनाएं, सारी चीजें, सारे टॉपिक वो हैं जो या तो आपकी इकोनॉमिक आर्थिक मतलब इकोनॉमिक्स के जो सिलेबस है उससे रिलेटेड है, या फिर जो ऐसे टॉपिक हैं कुछ जो कि आपके इकोनॉमिक सर्वे इत्यादि से रिलेटेड हो जाते हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो महामारी की तैयारियों का आकलन करने के लिए नेशनल वन हेल्थ मिशन आया है। ठीक है, और नेशनल वन हेल्थ जो मिशन है उसके तत्वाधान में व्यापक राष्ट्रीय मॉक ड्रिल विषाणु युद्ध जो अभ्यास है वो कहाँ हुआ है? अच्छा, ये आपको ये जो मिशन है, जितने भी मिशन, आप सेवा क्षेत्र में जाएंगे, इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि हमें एक तो कृषि पढ़ना होता है, एक उद्योग, एक सेवा क्षेत्र। जब हम सेवा क्षेत्र की बात करते हैं, सेवा क्षेत्र में स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, परिवहन को लेकर जो सारी बातें की जाती हैं, उनसे रिलेटेड पॉलिसीज हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये नेशनल वन हेल्थ मिशन आया है, और ये राष्ट्रीय मॉक ड्रिल विषाणु युद्ध अभ्यास जो किया गया वो कहाँ पर किया गया है? ये राजस्थान से रिलेटेड है। बड़ा ही अच्छा, बहुत सारे, दीपिका जी ने, शानू पर्वती, रेनू, शानू, नीतू जी, सबने बहुत सही आंसर दिया है। अजमेर राजस्थान इज दी करेक्ट आंसर। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं कि जो नेशनल वन हेल्थ मिशन है उसके तत्वाधान में राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में 27 अगस्त से 31 अगस्त 2024 तक एक व्यापक राष्ट्रीय मॉक ड्रिल की गई थी। कहां पर? अजमेर राजस्थान। अजमेर राजस्थान याद रखना है, ठीक है। और इसकी तैयारी के लिए ये बेसिकली, जैसे हमारा कोरोना आया, कोरोना क्या था? महामारी। तो उस महामारी से निपटने के लिए अगर भविष्य में इस तरीके की महामारी, मॉक ड्रिल क्या होती है? मॉक ड्रिल क्या होती है कि मान लो कोई महामारी आ गई तो कैसे आप सारी व्यवस्थाएं करेंगे, है ना। उसमें हमारा प्रशासन किस तरीके से अपना रोल प्ले करेगा, चिकित्सा विभाग है वो किस तरीके से, शिक्षा विभाग या जो अन्य जो इम्पोर्टेंट बेसिकली चिकित्सा विभाग और प्रशासन, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस इत्यादि किस तरीके से सारी मतलब सारी व्यवस्थाएं करेगी, वो मॉक ड्रिल के अंतर्गत आता है। ठीक है, कि आपने लॉकडाउन लगाएंगे तो आप किस तरीके से लगाएंगे, आप रेलवे स्टेशन पर जाकर किस तरीके से सबकी चेक करेंगे, वो सारी चीजें। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आर्थिक परिदृश्य से। तो देश में प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, बड़ी इंपॉर्टेंट योजना ये रही थी। यहाँ से जो है वो क्वेश्चन आपका आरएएस प्रीलिम्स में पूछा गया था। यहाँ से आपका जो स्टैटिकल ऑफिसर वाला जो पेपर आया था वहां से भी इसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये योजना 2024 कब लागू हुई? 1 जनवरी मतलब 2024 से 1 अप्रैल 2024 से 1
जुलाई 2024 से या 1 अक्टूबर 2024 से? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही दे रहे हैं आप आंसर। हाँ जी, जवाब दें कि ये जो आपकी प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, विवाद से विश्वास, डी मतलब डायरेक्ट, टी मतलब टैक्स, वी मतलब विवाद और एस मतलब विश्वास, है ना? एस मतलब विवाद से विश्वास योजना कब लागू की गई? बहुत बढ़िया, 1 अक्टूबर 2024 इज द करेक्ट आंसर। तो हमें याद रखना है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई थी। हालांकि ये योजना बहुत पहले से ही चल रही है, बट इसके अंतर्गत जो है कुछ ना कुछ रिफॉर्म जो है वो प्रतिवर्ष किए जाते हैं। ये योजना 1 अक्टूबर, देखिए इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो इसका उद्देश्य क्या है? जब हम आयकर की बात करते हैं, डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, तो उससे जुड़ी जो भी मुकदमेबाजी है उसको कम करना। क्योंकि एक तो सबसे पहली समस्या लोगों को इनकम टैक्स देना ही नहीं, मतलब उसकी प्रोसेस पहले इतनी कठिन हुआ करती थी कि बहुत सारे लोग जो है वो इनकम टैक्स की क्या करते थे, चोरी करते थे। तो उसी को ध्यान में रखकर सरकार ने जो इस प्रोसेस को थोड़ा इजी किया। इसके बाद क्या होता है, फिर भी लोग इनकम टैक्स समझ में नहीं आता है या भरते नहीं है या पेनल्टी उन पर निकलती रहती है बहुत सारी। तो इन्हीं सब विवादों से बचने के लिए और लोग जो है वो सरकार पर एक तरीके से भरोसा करें, विश्वास करें, उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो है विवाद से विश्वास योजना जो है वो लाई गई, जिससे कि इससे जुड़ी जो मुकदमेबाजी है उसको कम किया जा सके और इनकम टैक्स को और ज्यादा रिफाइन और ज्यादा क्लियर जो है वो किया जा सके। इसके तहत करदाता जो है वो 22 जुलाई 2024 तक जो भी लंबित अपील रिट है या याचिका है उनका निपटान जो है वो कर सकते हैं, है ना? इस योजना के अंतर्गत करदाताओं को विवादित कर हो गया, ब्याज हो गया, दंड हो गया या जो भी मतलब उनके साथ जो भी दिक्कत आ रही है, बिल्कुल, है ना, उनको उनको अवसर उनको निपटाने के लिए कि भाई आप मान लीजिए आपको दंड लगा है 1 लाख का, तो इस योजना के तहत कुछ कम, मतलब कुछ बातें होती हैं, चीजें समझ में आती है, समझाई जाती है, तो चलो ठीक है थोड़ी कम दरों पर 1 लाख नहीं तो हम आपको 10,000 माफ करते हैं, 90,000 रुपए जो है टैक्स जो भी आपका दंड बन रहा है उसको भर दीजिए। तो इस तरीके से ये विवाद का निपटान करती है विश्वास के साथ, इसलिए ये योजना है। एक बच्चा पूछ रहा है कि इसको मैडम याद कैसे करें डेट्स को? तो देखिए बार बार जो है आप रिवाइज कर सकते हैं और कुछ ऐसी जो योजना है उनको अपन मतलब किसी ना किसी अन्य चीज से जोड़ के भी याद कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं डायरेक्ट टैक्स की, विवाद से विश्वास की, कि भी ये 2024 में कब लागू हुई है, तो मैं इसको अक्टूबर 2024 के हिसाब से याद रखूंगी भी, ठीक है ये किसकी बात करिए, डायरेक्ट टैक्स की। विवाद नहीं होना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, बड़ा पीसफुल सा माहौल रहना चाहिए। तो 2 अक्टूबर होता है गांधी जयंती, तो अक्टूबर के आसपास है ये 1 अक्टूबर 2024, मतलब वो भी शांति की बात करते थे कि शांति से हर चीज का निपटारा करो। हम भी कह रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स का निपटारा शांति से करो, तो हम 1 अक्टूबर याद कर लें। तो कुछ ना कुछ हमें कुछ स्टोरीज फ्रेम करनी पड़ती हैं दिमाग में जो लंबे समय तक जो है वो हमें याद रहती है। तो हम भाई यहाँ भी क्या विवाद नहीं होना चाहिए, शांति अहिंसा की बात हो रही है ना। 2 अक्टूबर को गांधी जी का जयंती थी, वो भी शांति अहिंसा की बात करते थे, तो हमने 1 अक्टूबर याद कर लिया कि भाई ठीक है 1 अक्टूबर। तो थोड़ा इस तरीके से जब हम कहानी बनाएंगे तो चीजें हमें लंबे समय तक याद रह सकती हैं। चलो एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आर्थिक परिदृश्य से स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि। स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप क्या होते हैं? जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो हमें पता है कि ऐसा कोई भी काम या ऐसा कोई भी उद्योग जो अभी नया नया शुरू हुआ है, जिसमें नवाचार है थोड़ा, है ना, नवाचार से भरे हुए जो उद्योग शुरू किए जाते हैं वो बेसिकली स्टार्टअप की श्रेणी में आते हैं। बस इतना समझ लें आप, है ना, जिनको मतलब शुरू हुए बहुत ज्यादा 3 साल से कम का समय हुआ होता है, ठीक है। और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष हेतु एक एग्रीश्योर फंड जो है वो लाया गया, उसकी कुल पूंजी कितनी है? बहुत इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, किसानों के लिए किसान फंड बना है, उसकी राशि कितनी है? इस तरीके के क्वेश्चन आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि एक एग्रीश्योर फंड बनाया है हमने, बता दो उसकी कुल पूंजी जो है वो कितनी है? बड़ा अच्छा आंसर दिया है विद्यार्थियों ने। इसकी पूंजी क्या है? 750 करोड़ रुपया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आपको पता है ना, किसान कोष की राशि राजस्थान में, अच्छा ये बताओ राजस्थान में किसान कोष की राशि कितनी हो गई है ना? जब ये शुरू हुआ था तो कम था, अभी राजस्थान में किसान कोष की राशि बढ़ गई है। कितनी हो गई है? 1,000, 1,500 करोड़, 1,000 करोड़, 1,700 करोड़ या 2,000 करोड़? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आए हैं, पूछे जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। अभी एग्रीश्योर की राशि कितनी है? 750 करोड़। बहुत बढ़िया। चलिए
तो एग्रीश्योर निधि जो है वो उसका शुभारंभ किया है। ये जो है ये वहाँ के कृषि मंत्री, जो हमारे कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने एग्रीश्योर फंड जो है वो बनाया 3 सितंबर को नई दिल्ली में, या उसका इनॉग्रेशन किया। और ये कृषि परिदृश्य की बात करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एक क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा ये बताओ, हरित क्रांति का नाम सुना होगा जो कृषि से ही संबंधित है? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनते हैं, पढ़ते हैं, जवाब देते हैं, क्या बात है। अच्छा, हरित क्रांति के जनक कौन है ये बता दो। हरित क्रांति के जनक कौन है? क्योंकि कृषि से ही संबंधित है ना, ये भी एक क्रांति है हमारी। क्या है ये भी कृषि परिदृश्य में हम क्रांति लाने की बात कर रहे हैं। तो हरित क्रांति बता दो, हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति की जब हम बात करते हैं तो हरित क्रांति के जनक जो है वो कौन है, बताएं। विश्व में हरित क्रांति के जनक की यदि हम बात करें तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नहीं जी, भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं, हाँ, एमएस स्वामीनाथन है। लेकिन विश्व में यदि मैं बात करूं तो हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, याद रखना। नॉर्मन, बिल्कुल कल्पेश जी का सही जवाब आ गया। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। और भारत में यदि बात की, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। ये दोनों अलग हैं। वर्गीस कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के जनक है। इनमें कंफ्यूजन नहीं रखना है ना। चलो ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। चलो, तो इसका उद्देश्य क्या है? भारत में कृषि परिदृश्य में क्रांति जो है वो लेके आना। और एग्रीश्योर जो है वो एक सेबी के पास पंजीकृत श्रेणी 2 की वैकल्पिक निवेश कोष है। सेबी आपको पता है ना, सेबी, यस, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये सेबी जो हमारा बोर्ड है उसके पास ये एक पंजीकृत, एक रजिस्टर्ड जो है वो संस्था है जिसमें एक कोष रखा गया है जो कि कृषि के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। इसकी कुल राशि 750 करोड़ रुपए की। अब इसमें कुछ चीजें और है कथन में जो आपको याद रखनी है। इनको आप याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि 750 करोड़ रुपए का हो सकता है, वो जो है वो पूछ लें कि इसको आप बताइए फर्स्ट पे कौन है, सेकंड, या किस किस का 750 में से किस किस की राशि कितनी है। तो याद रखना, भारत सरकार का योगदान इसमें 750 का करोड़ का रहेगा। नाबार्ड का योगदान इसमें, सॉरी, भारत सरकार का योगदान इसमें 250 करोड़ का रहेगा। नाबार्ड का योगदान भी इसमें 250 करोड़ रुपए का रहेगा। वही बैंकों का, बीमा कंपनियों का, निजी निवेशकों का जो पैसे जुटाए जाएंगे वो 250 करोड़ रुपए के जुटाए जाएंगे। इसलिए ये टोटल जो होगा वो 750 करोड़ रुपए रहेगा। याद रखना, ये जो ब्यूरिफिकेशन है, ये जो मतलब इनका पूरा जो बताया गया है कि भाई ठीक है कौन कौन दे रहा है, तो केंद्र सरकार, उसके बाद नाबार्ड, और उसके बाद जो निवेशकों से या फिर निजी कंपनियों से जुटाया जाएगा वो पैसा है। ठीक है, 250 करोड़, ये आपको याद रखना है। नाबार्ड की भागीदारी है इसमें, ये भी याद रखना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय दूध दिवस भी आपने बता दिया, 26 नवंबर, बहुत बढ़िया। चलो, भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है आपका? एक भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है, उसके संदर्भ में कुछ कथन हैं, बताने हैं कि कौन सा कथन सत्य है। तो भास्कर का जो पूर्ण रूप है वो है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। ठीक है, इसे केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। उसका उद्देश्य है भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना। स्टार्टअप क्या है आपको पता है? स्टार्टअप को लेकर जो है वो भारत बहुत अच्छा कर रहा है। नवाचार को लेकर स्टार्टअप कंपनियां भारत में खूब खुल रही हैं। नवाचार को लेकर बहुत काम जो है वो हो रहा है। तो इसका सही आंसर, सही विकल्प का चयन करें। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं लेकिन वो अभी भी आंसर जो है वो नहीं कर रहे हैं। तो कोशिश करिए जितना आप आंसर कर सकते हैं, एटलीस्ट उतना तो आंसर आप करने की कोशिश करिए, है ना। नहीं 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 नहीं, हाँ जी, सही आंसर बताएं। सही आंसर क्या होगा इसका? हाँ जी, पहला और तीसरा जो है वो इसका सही आंसर है। इसे केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है, बल्कि इसके यदि मैं बात करूं तो इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये याद रखना, इसीलिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर दिया गया था कि ये किसके द्वारा क्योंकि देखिए मंत्रालय से ना हर साल हर परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर साल। मंत्र की ये, जैसे आपको पता है आरएएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए राजस्थान में जो है वो नोडल विभाग कौन सा है।
तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए नोडल एजेंसी जो काम कर रही है वो कौन सी है? वो कौन सी है? वो है आपकी आयोजना विभाग। आपसे अभी कुछ टाइम पहले ही कुछ एक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था और आरएस में भी पूछा गया था कि जो आपके मतलब गैर परंपरागत जो स्रोत हैं, गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए राजस्थान में नोडल एजेंसी कौन-सी काम कर रही है? तो हमें पता है कि गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए राजस्थान में जो नोडल एजेंसी काम कर रही है वो है राजस्थान रिन्यूएबल जो आपकी एनर्जी लिमिटेड कोऑपरेशन है, आरआरईसीएल जिसे बोलते हैं वो। तो हमेशा याद रखना विभाग से, मंत्रालय से हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है? तो विभाग, मंत्रालय किसी भी योजना को अगर लॉन्च किया है, किसी भी योजना से रिलेटेड है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आयोजना विभाग है ये, बिल्कुल आरआरईसीएल, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो इसका अगर यदि मैं क्वेश्चन देखूँ बिल्कुल सही है। यदि भास्कर के फुल फॉर्म की बात करूँ तो भास्कर का फुल फॉर्म क्या है? भारत, ठीक है? भारत स्टार्टअप नॉलेज एंड एक्सेस रजिस्ट्री। भारत स्टार्टअप नॉलेज एंड एक्सेस रजिस्ट्री, BHA भारत को बता रहा है, S स्टार्टअप को, K नॉलेज को, A एक्सेस को और R जो है वो रजिस्ट्री को बता रहा है। याद रखना। उसके बाद ये किसके द्वारा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो है इसको, इसका जो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है उसके द्वारा इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य है भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना। मतलब जितनी भी नई-नई कंपनियां जो भारत में खुल रही हैं, स्टार्टअप क्या होगा? भई जिन ऐसी कंपनियां जो कि नवाचार को लेके आ रही हैं, ठीक है? और बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब उनको आए हुए समय नहीं हुआ है। मुख्यतः कहते हैं कि 3 वर्ष से कम उनको समय हुआ है, वो स्टार्टअप कंपनियाँ कहलाएँगी। तो ये प्लेटफ़ॉर्म जो है स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत जो है वो शुरू हुआ है। ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं जुड़े हुए हैं, वो जवाब देंगे। जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं प्लीज़ वो आंसर करें, क्वेश्चन का आंसर करें। भारत और अमेरिका के सहयोग से भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र जो है वो स्थापित किया जाएगा। इसका नाम क्या होगा? याद रखना, पहली बात तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र होगा वो भारत के साथ साथ अमेरिका उसमें सहयोग कर रहा है। ठीक है? भारत के साथ कौन सा देश सहयोग कर रहा है? अमेरिका। सेमीकंडक्टर आपको पता है कि आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाए जाते हैं उनमें सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है। आप जिस एलईडी इत्यादि इन सारी चीज़ों से बात करते हैं वो भी किससे? बिल्कुल हाँ, वो भी उसमें भी किसका ज़रूरत होती है? सेमीकंडक्टर की आवश्यकता होती है। तो सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र लगाया गया किसकी? बिल्कुल इसका सही आंसर है शक्ति। बहुत बढ़िया। भारत और अमेरिका के सहयोग से शक्ति। बहुत संजय जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, गिरधारी जी ने, कल्पेश जी ने, लोकेश जी ने बहुत सही आंसर दिया है। चलो, तो भारत और अमेरिका के सहयोग के तहत भारत को अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र जो है वो मिल गया है। इसे शक्ति नाम दिया गया है। इसे क्या नाम दिया गया है? शक्ति। तो शक्ति क्या है? ये आपका एक सेमीकंडक्टर संयंत्र है, राष्ट्रीय सुरक्षा का सेमीकंडक्टर संयंत्र है। और ये किसकी सहायता से लाया जा रहा है? ये लाया जा रहा है, यदि मैं बात करूं तो अमेरिका को अमेरिका ने हमको इसके लिए हेल्प किया है। यह संयंत्र सैन्य हार्डवेयर, दूरसंचार नेटवर्क जैसे मैंने आपको बोला और इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग के लिए चिप्स का उत्पादन जो है वो करेगा। ठीक है? तो ये भी आपके लिए कि भाई पूछा जा सकता है सेमीकंडक्टर बेसिकली किस लिए यूज होते हैं। ठीक है? चलो, यूएस और इंडिया, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन, कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से 1-2 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन। मुझे हमेशा जब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ना। उसका रीजन है क्योंकि पता है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के जो क्वेश्चन हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं बड़े सिंपल साधारण से होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं होते, कथन इत्यादि में क्वेश्चन आते नहीं है। ज्यादातर देखना कि इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य से जितने भी क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं होते। राजस्थान आरपीएससी की जो परीक्षा में दिए जाते हैं प्लस ये जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन बहुत स्कोरिंग होते हैं, है ना, और आराम से आप इनको स्कोर कर सकते हो। तो भारत ने ऑपरेशन सद्भाव चलाया था या नहीं चलाया था? बिल्कुल चलाया था। उसके तहत ये जो यागी टाइफून आया था, उस यागी टाइफून से कुछ देश प्रभावित हुए थे, उनको मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए चलाया था। हाँ जी, जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया। जवाब आ रहा है म्यांमार, लाओस और वियतनाम। क्या बात है! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। म्यांमार, लाओस और वियतनाम के लिए वहाँ पर यागी
टाइफून आया था, जिसकी वजह से वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित जो है वो हुई थी। और इसी को ध्यान में रखकर भारत ने ऑपरेशन सद्भाव चलाया, और ये जो है ईस्ट या लुक इंडिया जो ईस्ट हमारी पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी जो है उसके तहत जो है ये प्रमुख रूप से चलाया जाने वाला अभियान था। इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जिसमें हमने देखा कि बहुत सारी मानवीय सहायता जो है इस देशों को दी गई थी। तो याद रखेंगे, अच्छा इसको याद करा दूं मैं। म्यांमार है, इसमें लाओस है और वियतनाम है। म्यांमार है, लाओस है और यदि मैं बात करूं तो वियतनाम है। तो हमने मानवीय सहायता दी है किसको? हमने मानवीय सहायता दी है किसको? एमएलए को नहीं, एमएलबी को, है ना। एमएलए को नहीं, एमएलए होता है तो ए को हम क्या कर सकते हैं, वैसे ए ऐसे होता है, हमने इसको वी कर दिया। भाई ऐसे याद करो, और कैसे याद करोगे, है ना। तो एमएलए को नहीं, एमएलवी को। तो हम याद रख सकते हैं कि मानवीय सहायता म्यांमार, मानवीय सहायता म्यांमार, एम से म्यांमार, तो एमएलए याद हो जाएगा। मानवीय सहायता एमएलए, एमएलए नहीं एमएलबी, एमएलए नहीं एमएलबी, तो एमएलबी से, ठीक है। तो मानवीय सहायता दी गई किसके लिए? यागी टाइफून के लिए, ऑपरेशन सद्भाव के अंतर्गत, ऑपरेशन सद्भाव के अंतर्गत। तो अब इसमें अपन ऑपरेशन सद्भाव भी जो है वो याद कर सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशन सद्भाव जनरली याद रहेगा। जो यागी टाइफून है उसमें हम थोड़ा सा क्या हो सकते हैं, मतलब हमें दिक्कत आ सकती है। तो भारत में यागी टाइफून से प्रभावित देशों म्यांमार, लाओस और वियतनाम को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव जो है वो चलाया गया था, है ना, ठीक है। चलो, इन देशों को मानवीय सहायता और आपदा सहायता प्रदान करने की पहल की गई है, जिसे हम HARD, हार्ड जो है मतलब ह्यूमन असिस्टेंस, और डिजास्टर जो रिलीफ है उसे बोलते हैं हार्ड, है ना, मतलब हार्ड, ऐसे HADR, तो ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ इसे बोलते हैं, प्रदान करने के लिए पहल की गई है। इसलिए आपको HARD बताया कि मानवीय सहायता की बात हो रही है। ये तत्काल राहत सामग्री वहां पर आपने देखा फोटो में भी भेजी गई थी। इस तरीके से राहत सामग्री, खाने पीने के पैकेट भी थे जिसमें कुछ दवाइयां इत्यादि थी। इस ऑपरेशन सद्भाव जो है वो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसके तहत आसियान क्षेत्र में हार्ड में सहयोग का एक हिस्सा ये है ना। एक्ट ईस्ट या लुक पहले बोलते थे, अभी एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है उसका ये हिस्सा है, याद रखनी है। चलिए एक क्वेश्चन और आपसे पूछ रहे हैं हम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से आपसे क्वेश्चन आ गए हैं। हाँ जी, जो लोग साइंस वाले हैं हाथ उठाओ और जवाब दो। आपको तो ये पता ही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपको तो, विज्ञान वालों को तो ये जरूर देना है ना। विज्ञान वाले बड़े ठोक कर बोलते हैं कि विज्ञान, साइंस एंड टेक में से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। वैसे मुझे पता है कि देखो साइंस में से लगभग 15 से 17 क्वेश्चन हर साल आते हैं साइंस एंड टेक से, और उसमें से आपको पता होगा केवल आधे क्वेश्चन है जो स्टैटिक पोर्शन से आते हैं। आधे क्वेश्चन आपके जो पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करंट अफेयर्स होता है वहां से पूछे जाते हैं। मैं, मुझे तो करंट दबे बोल सब्जेक्ट लगता था, पर 2 दिन से आपकी क्लास लेने के बाद थैंक यू। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हम साइंस से हैं, तो जवाब दो। चलिए, अंतरिक्ष नेतृत्व में महिलाएं कार्यक्रम, जिसे हमने VISLP, है ना, विसिल्प कहा है, वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? विमेन, ठीक है, इन स्पेस, विमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम, जिसे हम विसिल्प कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? विसिल्प, है ना। मैंने कहा विमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम, जिसे हम विसिल्प कह रहे हैं। वो विसिल्प जो कार्यक्रम है वो किसके द्वारा शुरू किया गया? इसरो और ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग और ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा, नीति आयोग और इसरो के द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। जवाब दें, उत्तर देवें, बिल्कुल उत्तर देंगे हमारे बच्चे, है ना। किसके द्वारा शुरू किया गया है? यही शुरू किया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साथ ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा। विसिल प्रोग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट। और जो लोग, मैंने कहा ना कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में से 50% क्वेश्चन जो आते हैं वो करंट अफेयर्स से ही आते हैं। तो आपने विज्ञान प्रौद्योगिकी पढ़ लिया लेकिन उसका करंट अफेयर नहीं पढ़ा, तो भाई आप बहुत डेंजर जोन में हो आप, है ना। इसलिए करंट अफेयर पढ़ लो। चलो, तो इसके बारे में यदि मैं बात करूं तो हमारा जो बिल्कुल बहुत सारे किसने जवाब दिया, काफी सारे बच्चों ने सही जवाब दिया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से 24 सितंबर को जो आपका विसिल्प है वो लॉन्च किया था। विसिल्प जो है वो लॉन्च किया था।
यह कार्यक्रम यूके भारत शिक्षा और अनुसंधान पहल, जिसे हम यूके इंडिया जो आपकी पहल है, अनुसंधान है ना, पहल जो है, ठीक है, रिसर्च इनिशिएटिव जो है ना, एजुकेशन रिसर्च इनिशिएटिव, उसके तहत जो है ये शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है अंतरिक्ष विज्ञान में जो महिला नेतृत्व हैं उनको बढ़ावा देना। हम बहुत सारी अंतरिक्ष, सुनीता विलियम्स का नाम हम जानते हैं, है ना, इसी के साथ साथ कल्पना चावला का हम नाम जानते हैं, तो ऐसे और नाम हमारे सामने हो, बस इसी के लिए जो है ये पहल लाई गई है। चलिए, जेंडर समावेशी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो स्वदेश निर्मित देश के पहले लड़ाकू मानव रहित हवाई वाहन, जिसे हम क्या, अनमेल्ड व्हीकल जो होते हैं ना आपके, वो का नाम क्या है जिसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है? ऑप्शन अच्छे बनाए थे मैम इसमें, अच्छा थैंक यू। वैसे जनरली ऑप्शन बहुत अच्छे होते हैं। स्वदेश निर्मित देश के, तो हम यही कहते हैं आरपीएससी वालों को भी, हमारे सर भी यही कहते हैं आरपीएससी वालों को कि भाई इनसे 120 क्वेश्चन सही से नहीं बनते, ये हमें बोले, हम देखें कितना अच्छा पेपर बना के दें, क्योंकि आपको पता है सम्यक की टेस्ट सीरीज का कोई मुकाबला नहीं है। जितने अच्छे, जितने स्टैंडर्ड वाले और जितने बिल्कुल कहना चाहिए कि एक लेवल के जो क्वेश्चन बनते हैं, जो कि बहुत ज्यादा आपकी परीक्षा के नजदीक वाले क्वेश्चन होते हैं, वो सम्यक आपको बना के देता है। पूरे राजस्थान में सम्यक की टेस्ट सीरीज का, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो, उसका कोई मुकाबला नहीं है, सब लोग जानते हैं ना। चलिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे एनालिसिस, है ना। तो स्वदेश निर्मित है देश का पहला लड़ाकू मानव रहित हवाई वाहन, अनमेन्ड एयर व्हीकल जिसे हम बोलते हैं, का नाम क्या है जिसका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है ना, जिसका प्रक्षेपण किया गया है, वो क्या है आपका? FWD-200B, याद रखना 200B भी रुस्तम उस्तम नहीं है भाई। यही तो बात है। तो फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा जो है ये किया गया है। इसमें यदि मैं बात करूं तो फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरो स्पेस ने स्वदेश निर्मित देश का पहला लड़ाकू मानव रहित हवाई वाहन है ये FWD-200B, उसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। बिल्कुल बिल्कुल हमारी बिल्कुल वहीं पर है, और बाकी का आप जो है वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। इसके बाद भारत एडवांस्ड मानव रहित लड़ाकू विमान से लैस देशों की श्रेणी में अब शामिल हो गया है। ये जो FWD-200B है उसको मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, जिसे हम कहते हैं MALE, है ना, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ये है आपका FWD-200B। चलो, इसकी विशेषता है कि 12,000 की फीट से 15,000 फीट पर ये उड़ सकता है। 152 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी रफ्तार होती है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए 250 किलोमीटर की प्रति घंटा इसकी अधिकतम गति है, क्रूज गति इसकी है, उड़ान क्षमता इसकी 7 घंटे की, और रेंज इसकी 800 किलोमीटर है। देखिए, कम से कम इसकी रेंज याद रखना, कई बार रेंज में से क्वेश्चन और ऊंचाई में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 12,000 से 15,000 फीट अधिकतम ऊंचाई पर उड़ सकता है, और इसकी रेंज है 800 किलोमीटर तक ये उड़ सकता है। ये दोनों आपको याद रखनी है, अक्सर यहाँ से आरपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है। तो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है FWD-200B। चलिए, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। एडवांस्ड बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफेट हाल ही में किस कारण से चर्चा में रहा है? आपका जो ABHED है, एडवांस्ड बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफेट, हाल ही में बहुत चर्चा में रहा। ये किस लिए चर्चा में रहा है? बताएं, किस लिए चर्चा में रहा है ये? बिल्कुल, हरविंदर ने बिल्कुल सही, ये एक हल्के वजन वाला बुलेट प्रूफ जैकेट है, इसलिए ये काफी ज्यादा अभी चर्चा में रहा है। याद रखना, ये जो आपका एडवांस बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफेट जो है, ये किस लिए, एक बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए ये जो है काफी चर्चा में रहा है। हल्के वजन वाला है, और इसमें 2 चीज याद रखना है, वो पूछ सकते हैं भी, एक अभी बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो लॉन्च की गई है, वो किसने बनाई है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है ना, कथन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप याद रखना, ये जो मतलब आपकी जो ये जैकेट है वो DRDO के द्वारा और IIT दिल्ली
के सहयोग से बनाई गई है। कई बार उन्होंने ऐसे क्वेश्चन, देखिए आपके कांस्टेबल में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, पीएसआई में भी ये क्वेश्चन पूछे हैं, किसी भी पर्टिकुलर, और आईआईटी से जनरली वो क्वेश्चन पूछते हैं। ये यदि आईआईटी ने किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन किया है तो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हल्के वजन वाली जो बुलेट प्रूफ जैकेट डीआरडीओ ने बनाई है वो किसके सहयोग से बनाई है? सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। हल्के वजन वाली जो बुलेट प्रूफ जैकेट अभी डीआरडीओ ने बनाई है तो किसके सहयोग से बनाई है? आईआईटी दिल्ली के सहयोग से। तो याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये पॉलीमर स्वदेशी बोरॉन कार्बाइड सिरेमिक सामग्री से बने हैं और इसमें उच्चतम खतरे को आप देख सकते हो 360 डिग्री एंगल पर जो है सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हो गया था। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, उसके बाद इसको हम पूरा करेंगे आज की क्लास को, फिर अगली क्लास में हम जाएंगे। इसलिए चलिए, तो क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बीपीएलएम नामक नई उपचार पद्धति किस बीमारी के इलाज के लिए मंजूर करी गई है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपके साइंस एंड टेक में से, करंट में से क्वेश्चन बना तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये है। जवाब दें, ये मलेरिया के लिए है, तपेदिक के लिए है, एड्स के लिए, कैंसर के लिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। अभी एक पद्धति आई है बीपीएलएम एक अभी एक बहुत अच्छी पद्धति आई है। किसके लिए आई है? टीबी के लिए। बीपी आया है टीबी के लिए, बीपी आया है टीबी के लिए, याद रखोगे? बीपी आया है टीबी के लिए, बीपी आया है टीबी के लिए, याद रखोगे? तो टीबी के लिए ये जो पद्धति है वो आई है। तो हमारा जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है उसने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मल्टी ड्रग रोधी जो तपेदिक है उसके लिए एक नई उपचार पद्धति, जिसे हम एमडीआर कहते हैं, उसके लिए एक नई उपचार पद्धति बीपीएलएम लेके आई। बीपीटीपी याद रखोगे? चलिए, बीपीएलएम उपचार में बेडा क्विकलाइन, प्रोटोमैलिक और लाइजोलिड और मॉक्सीफ्लॉक्सिन जो है उसका संयोजन इसमें शामिल होगा। और ये उपचार जो है वो 20 महीने की बजाय केवल 6 महीने में जो है इस पद्धति से उपचार हो जाएगा। जो 20 महीने लगते थे बीपी के इलाज के लिए, वो अब 6 महीने में इसमें हो जाएंगे और इसके साइड इफेक्ट भी कम है। इसीलिए ये पद्धति जो है बहुत ज़्यादा जो है वो चर्चा में रही है। अब आपको याद रखना है, हमें पता है कि पूरी दुनिया से हम टीबी को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, जिसमें अगर भारत की बात पूछूं तो भारत ये कहता है कि हम 2025 तक यानी अगले वर्ष तक हम बीपी को भारत से बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो हमें पता है भारत में एमडीआर टीबी के लिए विश्व का सबसे बड़ा एक टीबी प्रयोगशाला नेटवर्क है और भारत ये कहता है कि हम 2025 तक टीबी उन्मूलन कर देंगे, जो हमारा विश्व 2030 तक करने की बात कर रहा है। भारत उसमें ये कह रहा है कि हम 2025 के एंड तक ही बीपी से बिल्कुल क्या हो जाएंगे, टीबी से क्या हो जाएंगे, बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे, है ना, तपेदिक से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से हम लोग ऐसा करते हैं, क्विक रिवीजन ले लेते हैं जितने भी अभी हमने देखिए। हमने राष्ट्रीय परिदृश्य देखा है, हमने आर्थिक परिदृश्य हमने देखा, थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के क्वेश्चन पूछे और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, 4 ही टॉपिक आपके थंबनेल में थे। फटाफट से एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, जल्दी से एक क्विक रिवीजन जो है वो आज की क्लास का हम लेंगे और फिर देखेंगे। देखिए 4 टॉपिक आज हमने कराए, मैंने कहा राष्ट्रीय, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ये प्रमुख जो है वो चीजें कराई। सबसे पहले 23वां विधि आयोग की हमने बात की। 23वां विधि आयोग का गठन हो चुका है 3 वर्ष के लिए, 2024 से अगस्त 2027 तक के लिए, और ये एक गैर संवैधानिक कार्यकारी निकाय है, हमें पता होना चाहिए। इसमें जो है एक पूर्णकालिक अध्यक्ष जो है वो होते हैं, ठीक है। इसके अलावा 4 जो हैं वो अंशकाल, मतलब एक तो अध्यक्ष होते हैं और 4 जो हैं वो पूर्णकालिक सदस्य इसमें होते हैं। हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट पर के ध्वज पर यतो धर्मस्ते जय श्लोक आया है, जो कि संस्कृत का श्लोक है, वो कहाँ से लिया गया है? बिल्कुल जवाब दें, वो कहाँ से लिया गया? हमने बताया था महाभारत के भीष्म पर्व से जो लिया गया ये है, और ये अध्याय 21 का 11वां श्लोक है। बहुत बढ़िया। एनपीएस वात्सल्य योजना आई है, कितने की बात करती है ये? 1000 रुपये की, याद रखना 1000 रुपये न्यूनतम जो है से आप बच्चों के लिए पेंशन जो है वो खुलवा सकते हैं। याद रखना इसके लिए जो पीएफआरडीए है, यानी पेंशन फंड जो रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके तहत ये चलाई जा रही है। मैंने कहा पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो है ये चलाई जा रही है। ये भी इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन सीधे सीधे बन सकता है कि एनपीएस वात्सल्य योजना निम्न में से किसके द्वारा चलाई जा रही है? आपको पता है पिछली साल आरएस प्रीलिम्स में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो आपकी आयुष्मान भारत
जन आरोग्य योजना है ये किसके मतलब कौन सी कंपनी जो है या कौन सी जो अथॉरिटी है वो इसके लिए मतलब योगदान कर रही है, कौन सी कंपनी जो है इसके लिए सहायक कंपनी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था पिछली परीक्षा में। चलिए, बायोराइड की यदि मैं बात करूं, बायोराइड योजना जो है उसकी यदि अपन बात करें, देखिए आर्थिक परिदृश्य के ऊपर हम आ गए थे। अच्छा, ये हो रही, हाँ, आर्थिक परिदृश्य के ऊपर हम आ गए थे। तो आर्थिक परिदृश्य के अंतर्गत एक योजना की बात की गई थी बायोराइड की। तो हमने कहा था बायोराइड जो योजना है वो बायोफैक्चरिंग और बायोफील्डिंग की यदि मतलब बायो फाउंड्री की यदि मैं बात करती हूँ तो उसके तहत जो है जीव विज्ञान मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है, बायोटेक नीति के द्वारा। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट योजना थी आपकी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। याद रखना, इसके अंतर्गत जो है ये केंद्र और राज्य दोनों का वित्त पोषण है, आदिवासी के लिए है, आदिवासी मतलब गाँव को इसमें जो है वो किया जाएगा और इसमें 63,000 गांव का चयन किया गया है। 549 जिलों का चयन किया गया, याद रखना 549 जिले हैं, 63,000 गांव हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ जो जन आरोग्य योजना आपकी आई है पीएम, है ना, आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना जो है उसके अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कवरेज दिए जाने की बात करें, उनको 5 लाख का अतिरिक्त कवरेज जो है वो फ्री में दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हैं, ये भी इसमें कहा गया। यूपीएस स्कीम की हमने बात की थी कि यूपीएस स्कीम जो है वो आपकी 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रही है। ठीक है, चलिए, इसके अंतर्गत हमने बात की थी डिजिटल कृषि मिशन की। तो डिजिटल कृषि मिशन में हमने देखा था कि इसके अंतर्गत 2 जो हैं इसके आधारभूत स्तंभ जो हैं वो लाए गए हैं, 2 आधारभूत स्तंभ लाए गए, एक तो एग्रीस्टैक, एक कृषि निर्माण सहायता प्रणाली। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में नीति के आयोग पर जो है वो ग्रिड की स्थापना की गई। तो आप सबने देखा था जी मतलब गुजरात, गुजरात में भी क्या की गई है, थिंक टैंक के रूप में ग्रिड की जो है वो स्थापना की गई है। उसके बाद पीएम ई ड्राइव योजना हमने देखी थी जिसे भारी उद्योग मंत्रालय, किसके द्वारा, भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है और ये ई ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी की बात कर रहे हैं कि ई मोबिलिटी को हम बढ़ाएंगे, ई वाउचर देंगे, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की बात जो है इसके द्वारा कही जा रही है। उसके बाद हमने पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र देखा था कि इसको भी जो है वो मतलब हमारा जो है भारी उद्योग मंत्रालय जो है इसको चलाने वाला है। एक और क्वेश्चन महामारी की तैयारी के लिए हमें पता है नेशनल वन हेल्थ मिशन जो है वो आ रहा है और इसकी जब हमने बात की थी तो इसके लिए जो मॉक ड्रिल कराई गई थी जिसका नाम विषाणु युद्ध रखा गया था। विषाणु युद्ध कहाँ पर हुआ है, ये अजमेर राजस्थान में। विषाणु युद्ध कहाँ पर हुआ है, अजमेर राजस्थान में। और ये क्या है, एक मॉक ड्रिल थी महामारी से निपटने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद देश में प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना जो लाई गई वो 1 अक्टूबर 2024 से लाई गई है। याद रखना, स्टार्टअप के लिए जो एग्री इंश्योर मतलब ग्राम किसमें, अगर एग्रीकल्चर में कोई स्टार्टअप शुरू कर रहा है तो उसके लिए एग्री श्योर फंड लाया गया है। कितने रुपए का, 750, इसमें 250 करोड़ 250 करोड़ केंद्र सरकार का, 250 करोड़ नाबार्ड का और 250 करोड़ जो है वो प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट फाइनेंसर से या निवेशकों से जो है वो लिया जाएगा, याद रखना है। उसके बाद भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने देखा था, ये जो प्लेटफॉर्म है ये प्लेटफॉर्म वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है और जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए हम इसको लेकर आए हैं। उसके बाद ऑपरेशन सद्भाव की हमने बात करी थी। ऑपरेशन सद्भाव के अंतर्गत हमने देखा कि ऑपरेशन सद्भाव है ना, जो कि है हमारा ह्यूमन की बात कर रहा है, कि मानवीयता की बात कर रहा है। मानवीयता यानी एमएलए ने मतलब एमएलबी, यानी ये म्यांमार की, लाओस की और वियतनाम की जो है ये बात कर रहा है, ऑपरेशन सद्भाव। ठीक है, भारत ने चलाया था जब वहां पर यागी टाइकून जब आ गया था उसके लिए। बहुत बढ़िया। अंतरिक्ष में महिलाओं के नेतृत्व के लिए एक विशिल्प लाया गया है, विशिल्प लाया गया है, याद रखना। विशिल्प जो है वो एक तो डीएसटी और ब्रिटिश काउंसिल दोनों मिलकर जो है वो इसको ला रही हैं, जिसका प्रमुख उद्देश्य है कि अंतरिक्ष में हम लीडरशिप को बढ़ाएं, है ना, महिलाओं की लीडरशिप को बढ़ाएं। ठीक है, उसके बाद एक और था आपका स्वदेश निर्मित जो लड़ाकू मानव रहित हवाई वाहन है। अब तक तो हवाई वाहन थे लेकिन मानव रहित नहीं थे, कोई भी व्यक्ति उन्हें चला रहा था। मानव रहित मतलब अब उसमें व्यक्ति नहीं बैठा, आदमी नहीं बैठा, वो अपने आप ही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रहे हैं। तो ये क्या है, लड़ाकू मानव रहित हवाई वाहन, इसका नाम क्या है, FWD-200B। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन हमने देखा था कि जो एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफेट जो हाल ही में लाई गई है वो क्या है, एक जैकेट है, बुलेट प्रूफ जो है वो जैकेट यहाँ पर है। इसी के साथ हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन, जो बीपी की दवाई है, जो
कहना चाहिए कि बीपी के लिए जो दवाई बनाई गई है भारत में, उसका नाम क्या है? बीपी किसके लिए बनाई गई है? बीपीएलएम नामक जो दवाई है, एक तरीके से जो नया उपचार पद्धति किसके लिए? टीबी के लिए। टीबी हमें कब तक खत्म करना है? 2025 तक, 2025 के एंड तक जो है वो हमें खत्म करना है। तो आई होप कि आज की क्लास जो है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं। आज की क्लास से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में आ सकते हैं। कल के टॉपिक की यदि मैं बात करूँ तो कल भी हम सितंबर का जो करंट अफेयर है वो लेंगे और थंबनेल में इसके टॉपिक जो है वो आपको मिल जाएंगे। बेसिकली चर्चित व्यक्तित्व, चर्चित स्थान जो है हमारे कल के टॉपिक में रहेंगे। मैं फिर बता रही हूँ, चर्चित व्यक्तित्व, चर्चित स्थान, और जो रेस्ट ऑफ राष्ट्रीय परिदृश्य रह जाएगा वो उसके बाद कुछ राजस्थान की समसामयिक की। बेसिकली चर्चित व्यक्तित्व, चर्चित स्थान की हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर पूरी करते हैं और हमने जो शुरुआत में मोटिवेशनल कोट लिया था उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि कुछ सालों तक सुखों को ताक पर रखना पड़ता है। कुछ सालों तक सुखों को ताक पर रखना पड़ेगा, खुद को खुद की औकात में रखना पड़ेगा। इस तरीके से सर्दी में सोने से कुछ नहीं होगा। अपनी किताबों पर पहरा दिन रात रखना पड़ेगा। ठीक है, अपनी किताबों पर पहरा दिन रात रखना पड़ेगा। इसी के साथ आज की जो क्लास है वो हम यहाँ पर पूरी करते हैं। आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कुछ भी आपको अगर कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप मतलब करंट जो आपका यूट्यूब का हमारा कमेंट सेक्शन है उसमें डाल दीजिएगा, हम देख लेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी जिंदाबाद। नमस्कार।